हैं। 30 अप्रैल तक है, देखो उसके बाद क्या होता है। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते रहो, बढ़ने में नहीं बढ़ेगा तो हमारे लिए भी फायदा होगा। खैर, तो आज के लेक्चर के बाद ये एचसी वर्मा में जो सेकेंड पार्ट है सबके पास। यस सर। ठीक है, यस तो वही सर। एचसी वर्मा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में शायद सेकेंड चैप्टर होगा उसका, यानी कि कैलोरीमेट्री। ठीक है, इसे होमवर्क। आज हम लोग का कैलोरीमेट्री पूरा खत्म ही हो जाएगा और थर्मल एक्सपेंशन शुरू करेंगे। ठीक है, देखोगे कि मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। ऐसा दिया हुआ है, ये फाइंड करो, हीट फाइंड करो, ये करो करो। तो आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत ही आसान आसान चैप्टर है, जिसे लाइटली लेकर कि बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वैसा मत करना है। अभी ही डायरेक्टली इसको पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें ऐसा चैप्टर है कि एक बार पढ़ोगे तो ये जिंदगी भर याद रहने वाले हैं। लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो फॉर्मूला बेस्ड रट्टा मारना है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय लगेगा खत्म भी होने में। पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये 33% लगभग हमारा 11th का पोर्शन का आता है। तो 30% भी कम नहीं है, बहुत ही आसान है। इसलिए हम बार बार ये चीज पे गौर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि इस पे ध्यान देना है। ये टॉपिक हो गया जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद 12th में भी ऐसा ही आएगा, मॉडर्न फिजिक्स नाम से। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स भी लगभग 12th का 30%, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो 11th 12th का 30 से 35% सिलेबस को कवर करता है। ठीक है, यानी कितने नंबर का क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अगर तुम बढ़िया से पढ़ लो तो पूरे चैप्टर्स खत्म करने में तुमको 15-20 दिन लगेंगे इधर 11th के, और 15-20 दिन उधर, यानी कि एक महीने में तुम 30% ला सकते हो अगर अच्छे से पढ़े हो तो, 2 साल के कोर्स में। बाकी जो है, जैसे कि हम लोग मैकेनिक्स पढ़े हैं, रोटेशन, या फिर 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म, ये सब पढ़ेंगे। कितना भी पढ़ते जाएंगे उसमें कोई भी अंत नहीं, कितना भी पढ़ोगे लगेगा कुछ नहीं पढ़े। ठीक है, लेकिन इन सब में है हमें उतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर जनरल नॉलेज की तरह पढ़ना है कि हाँ ऐसा होता है। तो कम पढ़ना है तो ऑफ कोर्स हमें उसी से रिलेटेड पूछेगा, इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, मार्क्स के लिए, रैंक के लिए। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हीट में हम लोग देख रहे थे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर जो है किसी भी बॉडी का इंटरनल एनर्जी को बताता है। यानी कि हम किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं तो वो हम उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम ही है, तुम में से कोई भी हो, छत पे दोपहर में अगर चले जाओ बिना चप्पल के, तो छत से हीट एब्जॉर्ब होगा पैर में, और हमारा एनर्जी बढ़ जाएगा ना, हम उछलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नहीं देखते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे एक्चुअल एग्जांपल नहीं कर सकते हैं लेकिन रिलेटेबल है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है। ये चीज हम लोगों ने देखा था। लेकिन हमने ये भी देखा फेज ट्रांसफॉर्मेशन में कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे। जैसे कि आइस से वाटर मेल्ट कर रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्मेशन जब हो रहा है, तो जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, बल्कि वो एनर्जी वहां पे क्या काम कर रहा है, तो वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग का काम कर रहा है, नहीं तो वो एनर्जी किसी और फॉर्म में यूटिलाइज हो रहा है। सिंस हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हम जो एनर्जी दिए वो कहाँ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी एनर्जी दे रहे हैं वो बॉन्ड को तोड़ के सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है अगर हम किसी बॉडी को हीट देते हैं। लेकिन अगर लिक्विड है, हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता 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 जाएगा एक समय तक जहाँ पे वो वेपोराइज होने लगेगा।
तो ऐसे जनरल किसी बॉडी को अगर हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है तब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। इतना चीज हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे। अब उसी से रिलेटेड है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर इसी को हीटिंग कर्व भी कह दिया जाता है। ठीक है, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है, नया कुछ भी नहीं है। बस यही है कि इसे हम कर्व में यानी कि वेरिएशन दिखाते हैं, किसका, तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एक कर्व हमें बनाना है। हम जानते हैं कि अगर हम किसी एक सॉलिड की बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सॉलिड है। ठीक है, अगर हम इसे हीट देंगे तो हीट देने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ यस से सर। अगर हम हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये जो सॉलिड है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। यस इस सर। समय टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर है, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर अगर हम हीट देते जाएं तो ये हमें लिक्विड में बना हुआ मिलेगा और लिक्विड का टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा। फिर ये जाएगा लिक्विड से गैस, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वेपोराइज हो रहा है, तो यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर अगर गैस फॉर्म हो गया और गैस को फिर से अगर हम हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर हमें इंक्रीजिंग दिखेगा। क्लियर है, यानी कि कोई भी अगर एक सॉलिड है उसे हम हीट देंगे तो इतने फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे आइस, मान लेते हैं आइस अगर -20 डिग्री सेल्सियस पे है, हम अगर उसका हीट देंगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ते 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 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, जहां पे आइस पहले वाटर में कन्वर्ट हो। अगर हम हीट देंगे तो ऐसा नहीं होता है कि आइस जो है वाटर में बदला और वाटर का टेम्परेचर राइज होने लगा, नहीं। जब तक पूरा आइस पिघल नहीं जाता है तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जब तक सॉलिड लिक्विड में पूरी तरीके से नहीं बदल जाए तब तक जो है वो हीट जो है बॉन्डिंग तोड़ने में ही काम करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। अब आइस जो है वाटर में बदल गया, पूरा का पूरा आइस जब वाटर में बदल गया और फिर भी हम हीट दे रहे हैं, हम नहीं रुके, हम हीट देते जा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज करना शुरू होगा। वाटर धीरे धीरे वार्म होगा, ल्यूकवार्म होगा, उसके बाद बॉयल होने शुरू होगा। एक समय आएगा जब बॉयल होगा, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वेपोराइज होना शुरू होगा और वाटर वेपर में बदल जाएगा। तो जब वाटर से वाटर वेपर बदल रहा होगा वहां पे भी फेज का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब पूरा का पूरा वाटर वाटर वेपर में बदल गया उसके बाद भी अगर हम हीट देंगे तो जो वाटर वेपर है उसका एनर्जी फिर बढ़ेगा, नहीं कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा ही सिचुएशन होगा। तो ध्यान से देखो तो कैसा कर्व जाएगा। लेट से हम कह रहे हैं कि कोई भी एक टेम्परेचर है, ठीक है, 0 से शुरू कर रहे हैं फॉर एनी आइडियल, कोई भी अगर हम मान लेते हैं कि मटेरियल है, आयरन है, कुछ भी है, ठीक है, आइस होता है उसके लिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। खैर, तो पहले अगर हम हीट देते जाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर टाइम के साथ साथ बढ़ता हुआ ऐसा दिखता है सॉलिड केस में। फिर क्या होगा कि अगर ये फेज ट्रांसफॉर्म होगा यानी कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा ये टाइम है, हीट दे रहे हैं तो हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है लेकिन समय तो बढ़ रहा है। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर अगर हीट दिए तो फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर ऐसा होगा, फिर से ऐसा होगा। ठीक है ना, सारे पार्ट्स को हम बता रहे हैं क्या है। तो ये वाला पार्ट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉलिड। यहाँ क्या है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है।
ठीक है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है हमें। फिर इस पार्ट में देख रहे हैं, ये हमें लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ से अगर हम ऐसा दिखा दें T1, T2, T3 ऐसा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है कि T1 से T2 तक सॉलिड लिक्विड से कन्वर्ट हुआ, फिर T2 से T3 जब पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में है और हम हीट देते जा रहे हैं तो समय के साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे जो दिख रहा है ये लिक्विड से हमें गैस मिल रहा है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इधर फिर से हमें गैस मिलेगा। तो किसी भी अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं और हम हीट देते हैं तो ऐसा हमारा फेज उसका ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखता है। सॉलिड है, सॉलिड से सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा और फिर गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ पे ये दो पॉइंट्स को देखें, यानी कि ये वाला टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर हमें दिख रहा है कि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे बताओ? सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में बदलता है तो क्या बोलते हैं उसको? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, यस। ठीक है, यानी कि जो टेम्परेचर है ये हमें मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे इस टेम्परेचर की बात करें तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिक्विड से गैस में जब बॉइलिंग कन्वर्ट होता है पॉइंट। तो उस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या फिर बोलते हैं इसको हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व यानी कि अगर हम किसी भी मटेरियल को हीट कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर टाइम के साथ वेरिएशन आता है वो इस प्रकार का कुछ आता है। इतना बात में किसी को दिक्कत है तो बोलो। अभी तक किसी को नहीं? नो सर। ठीक है, फिगर को कॉपी पे बना ली हो? यस। ठीक है, क्योंकि इसी को रेफरेंस लेके आगे कुछ केसेस देखने हैं तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो कॉपी पे अपना ध्यान से देना देखना है। सर केस लिखे नहीं 1, थे। ठीक है लिख लो, फिगर बना लो, पॉइंट्स जो है उसको लिख लेना। हो गया? नो सर। हो गया सबका? कोई बाकी है? यस यस सर, सर। हो गया। ठीक है। तो केस वन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इंक्लाइंड लाइन के लिए, ठीक है, यानी कि जो हम फिगर में देख रहे हैं उसमें इंक्लाइंड लाइन जो हमें दिख रहा है, यानी इंक्लाइंड लाइन कहने का मतलब जो लाइन ओए है, बीसी है, या फिर तीनों में से कोई एक डीई। ठीक है, यानी कि इन सब लाइंस के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, यानी कि जो इंक्लाइंड लाइन है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमें ये इंक्लाइंड लाइन क्या बता रहा है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम इस केस में इफ हीट गिवन, यानी कि डेल्टा क्यू को अगर हम दे रहे हैं इसमें, दिस इंप्लाइज दैट कि टेम्परेचर जो है बॉडी का वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि इस रीजन में अगर हम ये इंक्लाइंड लाइन को देख रहे हैं तो इंक्लाइंड लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम किसी भी बॉडी को हीट दे रहे हैं तो जो हीट है टेम्परेचर को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो भले ही सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, किसी भी फेज में रहे, किसी भी स्टेट में रहे, लेकिन अगर हम हीट दे रहे हैं तो उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है,
लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये उस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं हियर डेल्टा क्यू जो भी होगा वो क्या होगा, अगर मास m है तो ms डेल्टा t होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है उस समय जो भी हीट देते हैं अगर मास m है तो हम बोलते हैं कि ms डेल्टा t है। क्लियर है इतना, यानी कि जो भी हीट दिए होंगे हमें इतना ही मिला होगा। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज जानना चाहते हैं कि अगर हम मान लेते हैं हीट दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी को अगर हीट दे रहे हैं तो टाइम से हीट का क्या रिलेशन है। सर यहाँ पे जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है वहाँ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि अगर कांस्टेंट पावर सोर्स यूज हुआ है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि पावर जिसे हम P बोल रहे हैं ये कांस्टेंट है, तो एनर्जी कितना होगा, एनर्जी सप्लाइड क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू डेल्टा टी। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, बोलो। Yes. तो यस पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू डेल्टा टी। अब इतना एनर्जी सप्लाई किए, क्या यही हमारा इक्वल टू डेल्टा क्यू होगा, Yes. यानी कि जो भी हम सप्लाई यस किए सर। वही डेल्टा क्यू है, और ये किसके बराबर है, एम एस डेल्टा टी के बराबर है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि सिंस पावर ये पी जो है कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, गिवन मास है, एस स्पेसिफिक हीट तो भी कांस्टेंट है, यानी कि दिस इंप्लाइज इट, यहाँ से हमें दिख रहा है कि डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। चेंज इन, ये तो है, फिगर से भी हमें यही चीज दिखा था, तो हम वहां पे मैथमेटिकल नहीं गए थे, डायरेक्टली पहले फिगर बनाए थे। यहाँ अगर मैथमेटिक्स से भी जाते हैं, कांस्टेंट पावर सप्लाई है तो टाइम जो होगा टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, कभी कभी स्पेशल केसेस में कह देगा कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसका पावर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो जैसा चेंज होगा उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, यानी कि अगर ये पावर फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। लेकिन मोस्टली केसेस में हमारा जो पावर होता है कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि अगर हम गैस के चूल्हे को बर्नर को फिक्स कर दे तो कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब यस ये सर। तो है, यहाँ पे हमें दिख गया कि ये चीज है। तो हियर ऑल्सो, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को चलो एक बार लिख देते हैं, सिंस P डेल्टा T इक्वल टू ms डेल्टा T, दिस इंप्लाइज दैट कि डेल्टा T बाई डेल्टा T। ठीक है, बहुत ही छोटा होता तो D लिख देते थे, लेकिन हम ऐसा ही लिख रहे हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, P बाई ms। ठीक है, ये वाला टर्म जो लेफ्ट साइड में है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बता सकते हो, डेल्टा T बाई चेंज dt क्या, चेंज इन टेम्परेचर पर चेंज इन टाइम। रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये क्लियर है। यस सर। फिगर से क्या बता सकते हो, फोटो देखकर जो ड्रॉ कर रहे हो, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी है, उस फिगर में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y बाई एक्स, Yes. स्लोप, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देख के बताओ, फिगर देख रहे हो, डेल्टा वाई बाई डी एक्स जो लिखते हैं वाई एक्स का कर्व रहता है तो स्लोप ही होता है, यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम का कर्व है तो ये डेल्टा है, dt बाई dt भी लिख सकते थे, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। यस सर। ठीक है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ टी वर्सेस टाइम कर्व। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि स्लोप जो है फिगर का वो हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिख रहा है। सिंस पावर इज कांस्टेंट गिवन मास है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगा, अगर हम दो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स की बात करेंगे तो स्लोप हम ऐसा देख सकते हैं, यानी कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा हमें कुछ दे रखा है, लेट से इधर टेम्परेचर है और इधर
टाइम है, ऐसा 2 कर्व दे रखा है। ठीक है, बोल रहा है कि ये कर्व S1 के लिए है, ये कर्व S2 के लिए है। फाइंड रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2। क्या बताएंगे, बोलो। कौन सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? S1 ज्यादा होगा, S2 कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से है, ध्यान से देखो तो ये हमें स्लोप दिख रहा है, ये θ1 कर रहे हैं, ये θ2। 0 से 90 डिग्री tan थीटा इंक्रीजिंग होता है, तो हमको यहाँ दिख रहा है θ1 ग्रेटर देन θ2, यानी कि स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2। और हम जानते हैं कि S इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो हम बोल सकते हैं S2 जो होगा ग्रेटर देन S1 होगा। ठीक है, यानी कि इस पोर्शन में अगर हमको देखना होगा तो हम स्लोप देख के किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि कितना होगा। क्लियर है? स्लोप हमें क्या देगा, तो पावर बाई ms दे रहा है, ये चीज का ध्यान रखना है। इतना में अभी तक किसी को कोई दिक्कत कष्ट तो बताओ। नहीं, सर ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए, कौन सा? ये रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2। यहाँ पे हमें पूछना है कि S1 S2 में क्या रिलेशन है, बराबर है, इक्वल है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि स्लोप क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S है, स्पेसिफिक हीट के यस सर। इनवर्स में है, यानी कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों कर्व के लिए स्लोप, तो S1 वाले के लिए स्लोप देख रहे हैं तो एंगल हमें ज्यादा दिख रहा है, S2 वाले के लिए कम, तो स्लोप किसका ज्यादा है, S1 वाले का। इस कर्व का स्लोप यस ज्यादा है सर, 1 का एज कम्पेयर टू 2, वो तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा, कम होगा। कम होगा, तो वही S2 ज्यादा होगा S1 से। क्लियर है? यस सर, यस सर। केस 2। ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं हॉरिजेंटल लाइंस के लिए। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइंस। अच्छा, एक क्वेश्चन ऊपर वाले से ही, ये हमारा फिगर अगर वाटर का होता, ठीक है, तो O से A, B से C और D से E हमें स्पेसिफिक हीट यानी कि स्लोप से हम रिलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट का, तो किसका स्लोप ज्यादा होता, OA, BC या DE का? बोलो। सर OA का। OA और DE सेम होता, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये होता है, बोलो। अरे कल लिखे थे ना हम लोग, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड वाटर हाफ होता है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है। तो जिसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा उसका स्लोप कम, यानी कि OA और DE का स्लोप बराबर होगा और BC से ज्यादा होगा। किसी को दिक्कत? ठीक है, तो उसको रिलेट कर सकते हैं हम लोग स्लोप देखकर। नेक्स्ट आते हैं हॉरिजेंटल लाइन के बारे में। हॉरिजेंटल लाइन यानी कि जो हमारा क्या था, AB एंड CD, या फिर CD, दोनों में से किसी एक के बारे में बात किया जाए। इस दौरान क्या हो रहा है, फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो भी डेल्टा क्यू गिवन होगा, ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जो हम हीट देंगे वो क्या काम करेगा, तो बॉन्ड ब्रेक करने। ट्रांसफॉर्म फेज। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग बॉन्ड।
ठीक है, मोलिक्यूल्स के बीच का जो हमारा बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को तोड़ने में ये यूटिलाइज होगा, टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं करेगा। तो हियर हम बोल सकते हैं कि एनर्जी सप्लाइड, जिसे हम P डेल्टा T लिखे थे, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, M इंटू एल लिखते हैं, ये होता है। Yes, sir. टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी हीट होता है वो मास इनटू लेटेंट हीट। अगर फ्यूजन है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइज हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हम जनरल लिख रहे हैं M इंटू एल। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्लोप जो है वो तो जीरो है, नहीं कि स्लोप हमें उतना कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंस P डेल्टा T इजकल टू ML, यहाँ पे P भी कांस्टेंट M भी कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट कि डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमें जो टाइम है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर हम ऊपर वाले केस में देखते हैं, वाटर का ही होता तो L फॉर वाटर अगर हम लेते तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है 540 था, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो था 80 कैलोरी यूज। तो कौन सा टाइम ज्यादा लगेगा बता सकते हो, अगर हम ला रहे हैं जैसे कि ए बी और सी डी, अगर ये वाटर का होता तो लेंथ किसका ज्यादा होता, ए बी का या सी डी का। CD का। सी डी का क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ग्रेटर होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। तो ए बी यानी कि ये वाला लेंथ यानी कि T2 माइनस T1, और यहाँ पे अगर हम देते हैं T4 माइनस T3, तो ये वाला लेंथ जो होगा T2 माइनस T1 से ज्यादा होगा, यानी कि लिक्विड से वेपर बनने में समय ज्यादा लगेगा, सेम अमाउंट की बात कर रहे हैं, एज कंपेयर टू सॉलिड से लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड जो है जल्दी ही बनेगा, लेकिन अगर लिक्विड से वेपर बनना हो तो ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, T2 माइनस T1, यानी कि लेंथ ऑफ सेक्शन। ठीक है, ए बी हो या फिर सी डी था तो सी डी, ठीक है। यानी कि जिसका लेटेंट हीट ज्यादा होगा उस सेक्शन का लेंथ ज्यादा होगा, यानी कि टाइम वो ज्यादा लगाएगा कन्वर्ट होने में। ठीक है, तो ये फिगर देख के हम लोग इतना बात समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देते हैं, इसे करके बताओ। और ऊपर अगर कोई दिक्कत है, डाउट है तो उसे पूछ के क्लियर कर लो। ऐसा दो कर्व दे रखा है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और वैल्यू है। बोल रहा है कि बोथ heated in identical condition. Then find first melting point दोनों के लिए, सेकेंड रेशियो ऑफ specific heat and latent heat।
क्वेश्चन क्लियर है? दो कर्व हमें दे रखा है और हमें पूछ रहा है कि दोनों कर्व के लिए, यानी कि दोनों जो भी मटेरियल है आइडेंटिकली हीट करें, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट हमें बता। हो गया? हेलो, यस सर। हो गया? यस सर। कितना आ रहा है पहला का? सर मेल्टिंग पॉइंट 60 एंड 40। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट का 60 60 यूनिट, अगर और ये डिग्री सेकंड का, सेल्सियस। हाँ, हाँ, सेकंड का 40। ये तो हमें डायरेक्टली देख के दिख रहा है। ठीक है, S1/S2 कितना आ रहा है? 3:1। ठीक है, S1/S2 क्या करेंगे तो स्लोप ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो 2 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ 1 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इसलिए हमने 2 को स्लोप ऊपर रखा है और स्लोप ऑफ फर्स्ट नीचे रखा है। स्लोप निकालने आता है हमें। ठीक है, स्लोप निकालने आता है, तो फर्स्ट वाले का स्लोप दिख रहा है 60/2 और सेकेंड वाले का स्लोप दिख रहा है 40/2, तो ये आ गया हमारा 3/2। इतना ही आ रहा है। यस सर। एंड L1/L2, इसके लिए हमें देखें कि 4:3। लेंथ हमें, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ हमें देखना है। ठीक है, तो हमें ऊपर वाला लेंथ कितना हमें दिख रहा है 6 - 2/7 - 4, यानी कि 4/3। ठीक है, तो इससे पे रिलेटेड ऐसे ही कुछ कुछ सवाल रहते हैं। अगर दो का देगा तो कंपेयर करने आना चाहिए। सिर्फ अगर एक मटेरियल का देगा तो उसमें कुछ कुछ वैल्यू देता है, कभी मास पूछेगा, कभी स्पेसिफिक हीट पूछेगा, तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एचसी वर्मा अगर सॉल्व करोगे तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे इसी पे बेस्ड होंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, या फिर इसे हम लोग लॉ ऑफ मिक्सिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो है फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें थोड़ा सोचना भी पड़ता है। तो हम लोग ऐसा काम करेंगे कि ज्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस सेम है, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कैसा भी कुछ कहे, काम हमको एक ही चीज करना होता है। अगर सोच पाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हम लोग ऐसा करेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन दे आराम से हम लोग एक ही प्रोसेस अप्लाई करें और हर क्वेश्चन आराम से हो जाए। खैर, तो पहले हम लिखते हैं कि प्रिंसिपल कहता क्या है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे। ये कहता है कि व्हेन टू बॉडीज at different temperature are mixed, heat will flow from या transferred from body at higher temperature to that of lower temperature.
and during process heat loss by one body will be equal to heat gain by another body। ठीक है, ऐसा अगर हम दो बॉडी को मिक्स करते हैं तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम दो बॉडी को मिक्स करते हैं तो जो भी हायर टेम्परेचर पे बॉडी है उससे जो है हीट ट्रांसफर होगा, फ्लो होगा जो लोअर टेम्परेचर पे बॉडी है उसकी तरफ, और इसके दौरान एक बॉडी जितना भी हीट लॉस किया दूसरा बॉडी उतना गेन करेगा। यानी कि बेसिकली ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बता रहा है। ठीक है, यानी कि हमें क्या बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे अगर हम वाटर में आइस डालते हैं तो हम जानते हैं कि वाटर का टेम्परेचर जो होगा आइस से ज्यादा होगा, तो वाटर जो है आइस को हीट ट्रांसफर करेगा, यानी कि आइस जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे उसका टेम्परेचर 0 डिग्री तक आएगा। अगर और भी हीट एब्जॉर्ब करने लायक होगा तो फिर मेल्ट करना शुरू होगा। क्लियर, ऐसा ही कुछ होता है। अगर हम टोटली सराउंडिंग में लॉस को 0 माने, यानी कि सराउंडिंग में ही एनर्जी लॉस 0 है, तो जितना भी वाटर ने एनर्जी आइस को दिया होगा आइस ने उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करा होगा। ठीक है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड है। ठीक है, यस सर। तो बुक्स में बहुत सारा प्रोसेस से बताया रहता है कि पहले हीट लॉस फाइंड कर लिए, फिर हीट गेन फाइंड कर लिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, यानी कि जो भी हीट लॉस होगा वो हीट गेन के बराबर होगा। लेकिन हम लोग कुछ अलग तरीके से करेंगे, सिंपल सा समझते हुए, तो उसको हम एग्जांपल से ही करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर पता करना है कब, जब 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास वाटर है, उसको हम 20 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स कर दिए एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहले हमें ये क्वेश्चन एक है, चलो ठीक है, लेकिन पहले सिचुएशन को समझना है कि हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें एट इक्विलिब्रियम कुछ समय के बाद एक कॉमन टेम्परेचर मिलेगा, और वो टेम्परेचर कितना होगा ये बता सकते हो, 10 से कम या 30 से ज्यादा? बोलो। अगर हम इन दोनों को मिक्स करें हैं तो जो हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होना चाहिए, 10 से कम होगा या 30 से ज्यादा होगा? हेलो, सर बीच में होगा। बीच में होगा। ठीक है, यानी 10 से 30 के बीच में होगा। ये तो हम जानते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को मिक्स करें हैं, ठंडे के दिन में ठंडा ठंडा पानी रहता है तो उसमें हम लोग गर्म पानी मिक्स करते हैं। ठीक है, तो गर्म पानी मिक्स करते हैं तो बीच में कुछ मिल जाता है जो हमें ज्यादा गर्म ना लगे, हम नहा लेते हैं या फिर पीने के लिए भी यूज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है 10 डिग्री है और 30 डिग्री है, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो 10 डिग्री पे उसका टेम्परेचर कम है, जो 30 डिग्री पे उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो 30 डिग्री वाला एनर्जी रिलीज करेगा और 10 डिग्री वाला एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। दोनों एनर्जी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि जितना 30 डिग्री वाला रिलीज करेगा उतना ही ये 10 डिग्री वाला एब्जॉर्ब करेगा। और फाइनली हमें क्या दिखेगा कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ दिखेगा क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहा है, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा क्योंकि ये एनर्जी गेन कर रहा है। ऐसा होते होते एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जब एनर्जी जो है दोनों का आपस में लेन देन बराबर हो जाए, उस समय एक फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा, उसे ही हम बोल रहे हैं को फाइनल टेम्परेचर फाइंड कर। क्लियर है? बाकी जो डेटा है ये सब वो सब हमको अपने से ज्यूम कर लेना। सिचुएशन क्लियर है सबको कि क्या कहानी होगा?
यस सर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है कि हाँ फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा। तो वाटर है 10 ग्राम 20 ग्राम, तो 30 ग्राम वाटर मिलेगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन कितने टेम्परेचर पे। तो बुक्स में अगर सॉल्व करने जाओगे तो बुक्स में यही मेथड रहता है कि पहले फाइंड कर लो कि हीट लॉस कितना हुआ, फिर निकाल लो कि हीट गेन कितना हुआ, दोनों को इक्वल कर दो। तो हम ऐसा करते हैं, ये भी वही चीज है लेकिन अलग तरीके से। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ये जान रहे हैं कि इसने हीट को क्या करा है, एब्जॉर्ब किया है। तो ये हीट एब्जॉर्ब किया है तो कितना, डेल्टा Q1 एब्जॉर्ब किया है, उसे हम कितना लिख सकते हैं, तो ms डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हीट है ये हम बोल रहे हैं कि हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, ये इतना हीट एब्जॉर्ब किया है, ms डेल्टा टी यानी कि 10 s जो है वाटर है तो 1 होगा, डेल्टा टी हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, तो हम जानते हैं कि फाइनल टेम्परेचर कुछ टी होगा, T-10 यही होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हीट लॉस कितना किया है। ठीक है, यानी कि ये रिजेक्टेड हीट है, लॉस हुआ है या फिर ये रिजेक्ट करा है, तो ये भी कितना ms डेल्टा टी किया होगा। हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना होगा, 20 इंटू वाटर ही है तो 1, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए 30 - t लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि t जो होगा कम होगा, ये वैल्यू हमारा निगेटिव में आएगा। हाँ, अगर t-30 लेते तो नहीं माइनस होता, वो हीट रिजेक्टेड को ही रिप्रेजेंट करता। हमने दोनों को अलग अलग सिचुएशन माना है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। जब हम इसको ऐसा दिए तो 10 ग्राम ऑफ वाटर एट T°C मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 20 ग्राम ऑफ वाटर एट T°C। क्लियर है, यानी कि फाइनल कंपोजिशन में अगर हम देखें तो ये हमें मिक्सर है, ये दोनों हमें फाइनली मिलेगा। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 30 ग्राम ऑफ वाटर एट T°C। तो ये T°C कितना होगा ये हमें पता करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जितना भी हीट रिलीज है दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि जो रिजेक्टेड हीट है वो एब्जॉर्ब्ड हीट के बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम लॉ ऑफ मिक्सिंग हम कह सकते हैं कि सिंस डेल्टा Q1 इजकल टू डेल्टा Q2, यहाँ पे लिख लेंगे 10 इंटू T-10 इजकल टू 20 इंटू 30 - t। सॉल्व कर लो तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t का वैल्यू 3t इजकल टू 60 प्लस 10 70। यही आ रहा है क्या? इतना आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होगा। हम भी अलग कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे हमने डिफरेंट कुछ नहीं किया है। पहले हमने क्या कर लिया कि हमने अज्यूम कर लिया कि भाई T डिग्री फाइनल होगा, तो पहले हमने इसे यानी कि जो 10 डिग्री पे था इसे भी T डिग्री पे लाया, जो 30 डिग्री पे था उसे भी T डिग्री लाया, और देखा कि कितना हीट रिलीज हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, और हमने आराम से लिख लिया। बुकिश लैंग्वेज से भी जाओगे तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कहाँ होता है, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 मिनट ट्राई करो फिर हम उसको भी बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, यानी कि ऐसा है आइस है वाटर है, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो क्या टेम्परेचर मिलेगा और फाइनली हमें क्या मिलेगा वो चीज बताना है। यानी कि आइस में मिलेगा, वाटर मिलेगा, या कुछ आइस रहेगा कुछ वाटर रहेगा, क्या मिलेगा बता सकते हो?
सर वाटर बन जाएगा। कोशिश करो, वाटर बनेगा। हम यहाँ सराउंडिंग का कोई बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि बाहर एटमॉस्फेरिक कुछ लेना देना नहीं है, कितना टेम्परेचर है क्या है कुछ नहीं, बस 50/3। 50/3 टेम्परेचर नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देते हैं, देखते हैं, तो मैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए बता देते हैं। यहाँ जो हम हीट देंगे आइस को, तो आइस किस में बदलेगा? वाटर में। ठीक है, सबसे पहले जो भी हीट देंगे तो ये आइस जो है -10 डिग्री है, तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। यस सर। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद क्या होगा और हीट देंगे तो ये वाटर में बदलेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस है तो उसके बाद क्या होगा, पिघलेगा, मेल्ट होगा, तो ये पहले वाटर में बदलेगा। क्लियर है? तो हम देखते हैं कि इसने इतने प्रोसेस में इसने एनर्जी कितना लिया। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि डेल्टा Q1 यानी कि हम एनर्जी कितना लिया होगा, तो बता सकते हो कितना? ms डेल्टा T, m यस कितना? सर। 10। I से तो s कितना लेंगे? 1/2। कैलोरी में ग्राम है, सब हम ये यूज करते हैं। और चेंजिंग टेम्परेचर कितने का है? 10 का है, तो ये हमें मिल रहा है 50 कैलोरी। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे जब ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये अब वाटर में बदल रहा है, तो यहाँ पे जो हीट होगा वो कितना होगा? m इंटू एल। ms डेल्टा। ml ना, फेज यस ट्रांसफॉर्म हो सर। रहा है, तो ml कितना होगा? m कितना है? 10। l कितना होता है? यहाँ पे LF यूज करेंगे क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो 80, यानी कि यहाँ पे हमें मिल रहा है 800 कैलोरी। क्लियर है? यानी कि 10 ग्राम आइस -10 डिग्री से उसे 10 ग्राम ऑफ वाटर 0 डिग्री बनने में उसे टोटल एनर्जी 850 कैलोरी यूज करना पड़ रहा है। यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस। ठीक है, आइस को मेल्ट करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 550 कैलोरी। ठीक है, अब हम यहाँ पे इधर देखते हैं कि अगर हम इसको हम 0 डिग्री पे लाते हैं तो ये कितना एनर्जी रिलीज करता है। तो हमें नहीं पता है कि कौन सा टेम्परेचर होगा, तो हम क्या करते हैं, कभी भी जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन का केस आता है तो हम एक कॉमन टेम्परेचर पे लाने का कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट जो होता है जहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो वहां पे हमें 0 डिग्री पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 20 ग्राम ऑफ वाटर हुआ एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो हीट रिलीज होगा वो कितना होगा, बता सकते हो? 20 डिग्री ms सेल्सियस। डेल्टा टी, यहाँ पे 20 से 0 डिग्री आ रहा है, तो ms डेल्टा टी यूज करेंगे, लिक्विड ही है, तो 20 × 1 × 20 यानी कितना हो रहा है? 400 कैलोरी। यही आ रहा है? बोलो। हाँ सर। ठीक है, बात समझना है यहाँ पे। जो हम यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं डायरेक्टली लिखे हैं, क्वेश्चंस में लैंग्वेज में लिखा रहेगा कितना ग्राम आइस था, इसको हमने इसमें मिक्स कर दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो अपने को इस फॉर्मेट में लिख लेना है। फिर हम देख रहे हैं कि 10 ग्राम ऑफ आइस जो है उसे वाटर में बनाने में हमें कितना एनर्जी चाहिए, और अगर वो 20 ग्राम वाला है तो अगर 0 डिग्री पे आता है तो इसमें 40 कैलोरी 400 कैलोरी ही जो है रिलीज करता है। इतने डाटा देखने के बाद बताओ कि अब क्या होगा, क्या सिचुएशन होगा, बता सकते हो एनर्जी से रिलेट करके?
इतना चीज देखने के बाद बताओ कि फाइनल कंपोजिशन क्या रहेगा, आइस रहेगा, वाटर रहेगा, या कुछ आइस भी रहेगा कुछ वाटर भी रहेगा? सर कुछ आइस भी रहेगा। रहेगा, क्योंकि यहाँ ध्यान से यस देखो सर। कि ये आइस को 0 डिग्री पाने पे 50 कैलोरी ही चाहिए, ये तो आराम से प्रोवाइड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब ये जो है 800 कैलोरी में पूरा का पूरा पिघलेगा, लेकिन ये कितना प्रोवाइड कर पाएगा? सिर्फ 350, क्योंकि 50 तो यूटिलाइज हो साढ़े चुका तीन। है। क्लियर है? तो सिर्फ 350 जितना ही मेल्ट करेगा, सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं करेगा। यानी कि फाइनल कंपोजिशन हमें दिख रहा है कि कुछ आइस भी मिलेगा, कुछ वाटर भी रहेगा, और फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री रहेगा। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ कितना आइस होगा? ठीक है, तो कितना आइस होगा उसके लिए कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एनर्जी हमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिल रहा है? वी गेट, यानी कि हम इन दोनों का बात कर रहे हैं, ये और ये, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल रहा है? 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये मिल रहा है। और हमने इसे 850 कैलोरी दिया है, यहाँ पे हमें सिर्फ 40 कैलोरी ही रिलीज है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वी हैव गिवन 450 कैलोरी एक्स्ट्रा टू सिस्टम। दिख रहा है? 850 हमने दिया था, रिलीज कितना हुआ है? 400, तो हमने एक्स्ट्रा कितना दे रखा है पहले से? 450। 450। ठीक है, तो वो 450 हमने अलग दिया है, तो हमें निकालना भी तो पड़ेगा फिर। ठीक है, हम तो अपने कैलकुलेशन के लिए करे थे, तो 450 हम एक्स्ट्रा दे चुके हैं, तो 450 एक्स्ट्रा दिए हैं, तो ये हमें फिर से सिस्टम से निकालना पड़ेगा, यानी कि इससे उतना एनर्जी निकालना पड़ेगा, और उतना एनर्जी निकालेंगे तो इसका कुछ मास जो है वो आइस में बदल जाएगा, क्योंकि ये 30 डिग्री आई वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें से हम अगर 450 कैलोरी निकालते हैं तो ये m इंटू 80 आएगा, यानी कि यहाँ से हमें m मिल जाएगा 450/80, यानी कि 5 5065 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम ऑफ आइस मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? 5.625 ग्राम ऑफ आइस प्लस, इतना में अगर ये आइस में कन्वर्ट कर गया तो रेस्ट कितना बचेगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24.375 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा फाइनल कंपोजिशन हुआ। क्लियर है इतना? बोलो। यस सर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और सोच सकते थे, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 400 कैलोरी रिलीज हुआ है, 50 कैलोरी आइस जो है 0 डिग्री पे आने पे लगा दिया, यानी कि अभी भी हमारे पास कितना टेम्परेचर बचा, कितना एनर्जी बचा हुआ है? 350। तो 10 ग्राम है, लेकिन हमारे पास एनर्जी कितना है? 350। तो मेथड 2 हम बोल रहे हैं 10 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसमें 350 कैलोरी देंगे तो इसका कितना पोर्शन जो है वो वाटर में बदलेगा? तो m इंटू एल बदलेगा, यानी कि m कितना होगा? 350/80।
यानी कि हमें मिल जाएगा 4 30 ऐसा कुछ मिलेगा ना, 3 24 60 ये मिल रहा है। यानी कि ये क्या बना, वाटर। 10 ग्राम में इतना वाटर बन गया तो आइस कितना बचा, 5.625 ग्राम दिख रहा है। एंड यस टोटल सर। वाटर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.375, जोड़ देंगे 20 में तो 24.375 ग्राम। फाइनली ऊपर ये भी यही आया है, यहाँ भी यही है। तो एनर्जी का खेल है, तुम जैसे चाहो वैसा देख सकते हो। एनर्जी ज्यादा दिए हो कि ज्यादा निकाले हो, इतने चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। और कैलकुलेशन इस टाइप का रहता है, इसमें पॉइंट में आएगा 2-3 पॉइंट तक, तो घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी होता है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसानी होता जाएगा। इसमें प्रैक्टिस ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मोस्टली जो है प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। ठीक है, सर इसमें फाइनल टेम्परेचर निकालने का भी पूछता है क्या? हाँ फाइनल टेम्परेचर या फाइनल कंपोजिशन कुछ भी बोल सकता है। तो फाइनल कंपोजिशन में पूछेगा कि आइस कितना रहेगा, वाटर कितना रहेगा। ठीक है, जैसे ऊपर वाले केस में टेम्परेचर था, इस केस में हमें क्या दिख रहा है, टेम्परेचर 0 है लेकिन आइस भी है वाटर भी है। तो हमें तो पहले से कुछ आइडिया नहीं होता है कि कितना होगा। क्लियर है, जैसे अगर हम वही आइस को 20 डिग्री पे ना करके 80 डिग्री पे रखे होते वाटर को, तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होता, यस सर। तो शायद पूरा का पूरा मेल्ट हो सकता था। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कि तुम लोग बैठ के आराम से ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन अगर कर लिए तो समझो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। (10 डिग्री सेल्सियस प्लस 20 ग्राम ऑफ स्टीम। ठीक है, स्टीम को ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो स्टीम जो है पहले 100 डिग्री पे आएगा, 100 डिग्री पे वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर टेम्परेचर का चेंज होगा। यहाँ जो आइस है वो पहले 0 डिग्री पे जाएगा, 0 से वाटर में बदलेगा, फिर टेम्परेचर का चेंज होगा। सोचो एक बार और ट्राई करो। ठीक है, इस केस में टेम्परेचर हमें क्लियर नहीं है कि 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, या 0 से 100 के बीच में भी हो सकता है। वो सारे एनर्जी का खेल है कि कितना एनर्जी मिलेगा, कितना एनर्जी रिलीज होगा। सब सॉल्व कर रहा है कि सो रहा है? सॉल्व कर रहे हैं सर। ठीक है, कोशिश करो।
हो गया क्या? सर स्टीम में एस का वैल्यू 1 लेना है। इसमें स्टीम में हाफ स्टीम ना होता है, आइस और स्टीम का हाफ, वाटर का 1 कैलोरी में, यस और जूल में कन्वर्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जूल में करेंगे तो वाटर का 4200 हो जाता है जूल पर केजी पर कूलम पर डिग्री सेल्सियस। और स्टीम का 2100। खैर यहाँ पे कैलोरी में ही यूज करो। ठीक है, इस प्रोसेस से करने से क्या है कि हम कोई भी स्टेप छोड़ते नहीं। ठीक है, तो गलत होने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। जब हम तैयारी करते थे तो उस समय पे एक सवाल माथा का दर्द रहता था, कब क्या होगा, कैसा होगा। इसलिए इसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जो भी हो रहा है कर दो, उसके बाद फाइनली देख लेंगे। होगा क्या कुछ, चलो देखते हैं, एक बार मिलाओ अपना। यहाँ पे है कि 20 ग्राम ऑफ आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो पहले 0 डिग्री पे आएगा। जो भी हीट देंगे तो पहले 0 डिग्री पे आएगा, फिर वहां से वो मेल्ट करेगा। तो इसमें एनर्जी कितना लगेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एनर्जी लगेगा ms डेल्टा टी लगाएंगे तो 20 इंटू 1/2 इंटू 10, यानी कि 100 कैलोरी यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे मेल्ट कर रहा है तो ml लगाएंगे। ठीक है, तो m है कितना 20, l कितना होता है तो 80, तो ये हो जाएगा हमारा 1600 कैलोरी, यानी कि 1700 कैलोरी लग रहा है यहाँ तक पहुंचने। इधर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अगर हीट देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज है, तो ms डेल्टा टी तो 20 सर इंटू 5 ग्राम आंसर आएगा क्या? 5 ग्राम क्या? 5 ग्राम ऑफ वाटर से किस टेम्परेचर पे? बाकी क्या रहेगा? एच हम्म, बाकी क्या रहेगा? अब 20 20 40 टोटल तो दिख रहा है, 40 ग्राम वेट, तो 40 ग्राम तो होना चाहिए। 5 ग्राम अगर वाटर बोल रहे हो तो बाकी 35 आइस होगा या फिर स्टीम होगा? सर 5 ग्राम स्टीम होगा, बाद बाकी वाटर होगा सर। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या आता है, कैसे? देखते हैं। तो यहाँ पे है कि स्टीम है तो इतना एनर्जी खर्च हुआ। ठीक है,
स्टीम को कन्वर्ट होने में जो हीट लगेगा वो कितना लगेगा, m इंटू एल वी, यानी कि ये 20 इंटू 540 यही लगेगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या बोले थे कि 540 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 800 कैलोरी। क्लियर है? इधर जो लेफ्ट साइड में है ये है हीट एब्जॉर्ब, और इधर जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, हीट रिलीज। ठीक है, अगर हम इतना चीज आके अभी रुके हुए हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ से 100 निकला तो ये 100 यूटिलाइज हो गया, यानी कि आइस जो है 0 डिग्री पे आ गया। यहाँ से 1600, तो 1600 लेके ये पिघल भी गया होगा इसमें से, दिख रहा है? बोलो यस हाँ सर। या ना। ठीक है, यानी कि अभी भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज बचा हुआ है, यानी कि ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 1600 निकाल भी देते हैं तो ये 900 9200 कैलोरी बचता है, तो 9000 उतना ही ना बच रहा है। ठीक है, जो भी बच रहा है, अगर हम इसमें से 1600 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें दिख रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी अभी हमारे पास बच रहा है। तो एनर्जी जो है ये तो अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे है ही, लेकिन हम इसको यहीं रहने देते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा के क्या करते हैं, इसे भी हम 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ जाते हैं। इसमें हमें एनर्जी कितना लगेगा, तो एम एस डेल्टा टी, यानी कि 20 इंटू 1 इंटू जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वो 100 का है, तो 100 यानी कि लग रहा है हमारा 2000 कैलोरी। अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी हमने निकाल चुका है। ठीक है, अभी भी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये एनर्जी का अगर हम देखें यहाँ पे तो हियर रफली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज जो दिख रहा है हमें 8900 दिख रहा है, 10900, जिसमें हमने अभी तक खर्च कितना किया, 2600 एंड ये यानी कि 3700। तो हमारे पास बचा कितना है, यानी कि ये जो है एनर्जी रिमेनिंग है, जो कि हमने जानबूझ के निकाल लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद हमें क्या करना है, हियर फाइनली हमें क्या मिल रहा है, तो 20 प्लस 20 40 ग्राम ऑफ आइस मिल रहा है, वाटर मिल रहा है at 100 degrees Celsius with extra released energy, जो कि कितना है 7200 कैलोरी। क्लियर है इतना? ये मिल रहा है। यस अब सर। बताओ कि ये एनर्जी तो हमने जानबूझ के पहले से निकाल रखा है, निकला तो अपने आप नहीं होगा क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, तो ये एनर्जी हमें फिर से सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये एनर्जी रिलीज करा है, यानी कि हमने निकाला है, तो ये एनर्जी जो है वी हैव टू गिव बैक दिस एनर्जी। ठीक है, तुम कहीं भी ले जा सकते हो, 0 डिग्री पे भी लेके जाते कहीं भी ले जाओ, लेकिन हमने देखा कि बहुत ज्यादा एनर्जी है इसलिए 100 डिग्री पे ले गए। वहां पे जाने के बाद भी हमें पता चल रहा है कितना बहुत सारा एनर्जी हमने जानबूझ के निकाल चुका है, तो हमें फिर से एनर्जी देना पड़ेगा। और हमें दिख रहा है कि अगर हम कुछ इतना एनर्जी देते हैं तो इसका वाटर का कुछ पोर्शन जो है स्टीम में बदल जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री पे तो है ही। तो हमें दिख रहा है कि 7200 एनर्जी लेकर कितना मास जो है स्टीम में बदला, तो एम स्टीम हमें मिल जा रहा है कितना, 7200 बाई 540। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये लगभग आएगा 26.67 ग्राम ऑफ स्टीम। ठीक है, अगर इतना 40 में इतना स्टीम बन गया तो मास ऑफ वाटर, उल्टा लिख दिया, 13.34 ये है।
हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, जो आंसर दे रखा है वो लिख रहे हैं। तेज ना स्टीम, सो वाटर। वाटर का मास कितना होगा बताओ? 40 - 13.34, जो कि हो जाएगा 26. 26.67। ठीक है, ये दोनों हमें मिलेंगे फाइनल कंपोजिशन कितने टेम्परेचर पे? तो 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो मास आता, ठीक है, जो भी एनर्जी देते हैं ज्यादा, तो हमें क्या लगता कि सारा का सारा स्टीम में रहता, फाइनल जो है किसी स्टीम का टेम्परेचर पे हमें मिलता। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एनर्जी को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ भाई किधर ज्यादा हो रहा है किधर कम हो रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत जरूर मिलेगा एससी वर्मा में, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसे ट्राई करना है और सॉल्व करना है। ये करो। इसमें 3 चीज मिला दिए, 100 डिग्री सेल्सियस। काम हमें फिर से वही करना है। तो फाइनल कंपोजिशन पूछ रहा है कि फाइनली क्या टेम्परेचर रहेगा और कंपोजिशन हमें क्या मिलेगा, बता सकते हो? यस सर, ट्राई कर। करो। ठीक है, इसमें जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन का आता है तब भी ज्यादा दिक्कत होता है। वैसा अगर सिर्फ एक ही है, जैसे कि अगर वाटर है, वाटर में ही रह जा रहा है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो बहुत इजी होगा।
आ गया। इतना हमें दिख रहा है, देखो आइस जो है पहले 0 डिग्री पे आया तो हमें टोटल 220 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री मिला, और उधर स्टीम है तो उसे वाटर में बदलने में हमें उतना एनर्जी खर्च रिलीज होगा। अभी भी अगर हम देखें तो दिख रहा है कि 27,000 कैलोरी जो है रिलीज हुआ। यूज कितना हुआ है? अच्छा यहाँ पे 1 होगा ना। सर 6.29 ग्राम स्टीम है क्या एट 100 डिग्री सेल्सियस? हाँ ठीक है, मास ऑफ स्टीम 6.3 है। हाँ सर रफली। ठीक है, ठीक है, तो इतना आ रहा है, तो इसमें से हमें दिख रहा है कि 22,000 प्लस। अच्छा यहाँ पे ये गलती करें, 280 1600 कैलोरी, तो 1600 जोड़ेंगे तो 23,600 आएगा। ठीक है, 3,400 कैलोरी। ठीक है, इतना कैलोरी हमें एक्स्ट्रा निकाला हुआ है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है दिस इम्प्लाइज दैट कि 270 ग्राम ऑफ वाटर मिल रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस विथ एक्स्ट्रा रिलीज्ड 3400 कैलोरी एनर्जी। ठीक है, 270 कहाँ से, तो 220 यहाँ से, 50 यहाँ से। अब इतना एनर्जी जो है तो इसका कुछ पोर्शन जो है ये आइस में बदलेगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि माइस स्टीम में बदलेगा। स्टीम इजकल टू कितना होगा, तो 3400 बाई 540। इसे सॉल्व करते हैं तो 6.3 ग्राम आता है। तो मास ऑफ वाटर कितना मिलेगा हमें, तो 270 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6.3, तो ये हमें मिलेगा 262.7 ग्राम। टेम्परेचर फाइनल, तो टेम्परेचर हमें दिख रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है। क्लियर है? तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, और 2-4 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। हेलो। नो सर। ठीक है, तो ये कैलोरीमेट्री में हम लोग को इतना कुछ पढ़ना था। इसके बाद है हम लोग का थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन नाम से समझ में आ रहा है कि थर्मल हमें हीट को बता रहा है, और एक्सपेंशन से हम समझ ही रहे हैं कि हीट के कारण कोई बॉडी अगर एक्सपेंड करता है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी किसी भी बॉडी को अगर हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। जैसे लोहा ही है, तुम उसे गर्म करोगे तो उसका साइज लेंथ ये सब चेंज होता हुआ दिखेगा, कहेगा कि थोड़ा बहुत एक्सपेंड हो गया। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो, क्या बोलते हैं, दिवाली छठ में एक रेल छोटा, हाँ क्या बोलो। रेल का पटरी सर। सर रेल का पटरी, वो सब तो रेलवे आएगा ट्रैक ही। सर। हाँ ठीक है, वो वायर सब कुछ तो आता ही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बताना चाह रहे थे कि एक दिवाली छठ में एक ऐसा छोटा सा काला कलर का एक आता है जिसे जलाते हो तो सांप बनता हुआ नजर आता है। यस सर। यस सर। ठीक है, यानी कि कितना छोटा सा रहता है, अगर हम उसे हीट करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है, यानी कि ऐसा कुछ बनाया गया होगा, एक्सपेंशन उसका ज्यादा है। ठीक है, तो एक्चुअली में वहां भी क्या होता है, या फिर ये पॉपकॉर्न, उसे भी गर्म करते हैं तो एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है,
तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें डेली लाइफ में मिलेंगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है, यानी कि हॉटर मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा एक्सपेंडेड रहेगा। ठीक है, ऐसे होता क्या है, तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा मटेरियल है, इसमें हम जानते हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वह ऐसे कुछ फिक्स दूरी पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना के रखे होंगे। ठीक है, लेट से हम ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो उसमें किस तरीके से रहता है वो सब चीज बताया जाता है। खैर, अगर हम यहाँ पे हीट करते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स में क्या इफेक्ट होगा, बता सकते हो? वाइब्रेट करेगा सर। वाइब्रेट करेगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल अपने जगह पे क्या होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेंगे। यानी कि अभी इनिशियली इसमें डिस्टेंस आर नॉट था, अगर हम हीट के करने के बाद की अगर हम बात करें तो हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये जो डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के बीच की अगर हम बात कर रहे हैं कि आर है, तो वो हमें बढ़ता नजर हुआ दिखेगा, यानी कि उसके बीच का दूरी जो है, मॉलिक्यूल्स के बीच का दूरी बढ़ जाएगा। और ऐसे ही हर मॉलिक्यूल के बीच का दूरी बढ़ गया तो हमें क्या दिखेगा कि अगर ये जो हमारा एल लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट था तो ये हीट करने के बाद हमें कुछ इसका लेंथ एल प्लस डेल्टा एल मिलेगा। यस सर। अगर हम इसमें हीट दिए होंगे तो हमें क्या दिखेगा कि एक्सपेंड कर गया है, इसका लेंथ बढ़ गया है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, देख रहे हैं कि अगर हम हीट दे रहे हैं तो हीट से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स बोलो, स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, अपने स्टेबल पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगे। वाइब्रेशन से क्या होता है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल के बीच का अगर दूरी बढ़ रहा है तो हमें क्या दिखेगा कि ओवरऑल जो भी मटेरियल था, डायमेंशन जो भी हो, एक्सपेंड। ठीक है, डायमेंशन जो होगा हमें क्या दिखेगा कि एक्सपेंड कर गया होगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि हीट के कारण उसमें एक्सपेंशन हुआ। इलास्टिसिटी में हमने देखा था कि अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं, दो एक बॉडी है उसको दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं, तब उसमें हम डायमेंशन का चेंज आया था। लेकिन यहाँ पे जो है हम हीट के कारण देख रहे हैं कि यहाँ पे डायमेंशन में चेंज आ रहा है, यानी किसी भी बॉडी को अगर हम हीट करते हैं तो उनके बीच का मॉलिक्यूल्स या एटम्स हो, उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो चेंज होता है, और उसी वजह से ऐसा हमें चेंजेस देखने को मिलता है। अगेन इसको पोटेंशियल एनर्जी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो हम लोग पहले से जानते हैं कि ऐसा कुछ आता है, इधर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, इधर एवरेज डिस्टेंस होता है। बोलते हैं कि एक यहाँ फिक्स है और स्टेबल कंडीशन में एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम इसे फिक्स ही मान रहे हैं। अगर हमने हीट दिया तो ये क्या करता है कि यहाँ पे ऐसा वाइब्रेशन शुरू करता है। चूंकि इधर लेफ्ट साइड में आ पाना उतना आसान नहीं है, लेफ्ट पोर्शन में, यानी कि स्टेबल पॉइंट से इधर लेफ्ट पोर्शन लगभग इमेजिनरी पोर्शन होता है, तो इधर की तरफ मॉलिक्यूल आना आसान नहीं है, आता है जाता है इधर ही है। तो एवरेज दूरी मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हो गया, तो ये इसका इनिशियल दूरी था, लेकिन अब इसका डिस्टेंस जो है इतना बढ़ता हुआ दिखा। तो हमें क्या दिखेगा कि ओवरऑल मॉलिक्यूल्स के बीच का दूरी बढ़ जाता है और इस वजह से एक्सपेंड हो जाता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू हीट is called thermal expansion। ठीक है, यानी कि ऐसा जो एक्सपेंशन हो रहा है उसे हम लोग नाम देते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है,
तो थर्मल एक्सपेंशन हम लोग जब भी कहेंगे तो यही समझना है कि अगर हम बॉडी को हीट दिए हैं, सर एवरेज डिस्टेंस का क्या मतलब है? जैसे दो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे ये ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, ये यहाँ पे ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, तो ये वाला भी तो इधर कहीं वाइब्रेट कर रहा होगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है तो नजदीक भी आ रहा है, दूर भी जा रहा है, यस सर। यानी कि एक बार यहाँ आया, एक बार ये दोनों पॉइंट इतना दूरी हो गया, तो हम लोग सारा को कंसिडर करके एवरेज बोलते हैं उसका, यानी मॉलिक्यूल्स का यस जो है ओवरऑल जो दूरी है उसे हम बोलते हैं एवरेज सेपरेशन, यस सर। ठीक है। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो सबसे ज्यादा किस में होगा, गैस में, लिक्विड में या फिर सॉलिड में? गैस। सबसे ज्यादा गैस एक्सपेंड करता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, ऐसा क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। जो होता है गैस में क्या होता है, गैस पार्टिकल लगभग फ्री होते हैं, और सॉलिड का लैटिस क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। तो बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड्स में, तो उनके केस में एक्सपेंशन सबसे कम होगा, और गैसेस जो कि फ्री पार्टिकल्स हैं, बोलते हैं मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको एक्सपेंड करते हैं तो बहुत एक्सपेंड कर सकता है। क्लियर है इतना? यस सर। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमें ये तीन तरह के मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन डायमेंशन। एक तो बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल, या फिर इसको हम एरियल भी बोलते हैं, और लास्ट है वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर एक ऐसा मटेरियल है, इसको अगर हम हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो इसका लेंथ जो है ऐसा चेंज हो जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ एल लेंथ है, यहाँ एल सर प्लस वहाँ डेल्टा एयर एल। लिखा हुआ है, स्पेसिफिशियल। कहाँ पे? हाँ सर, सेकंड टाइप। सुपरफिशियल, यस सर, सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल। यस सर। ठीक है। सुपरफिशियल या एरियल, एरियल यानी कि हो सकता है कि हमारे पास ऐसा कोई एक मटेरियल है, ठीक है, थिन शीट, इसे अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ बड़ा सा शीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि सुपरफिशियल। ये हम मान रहे हैं स्फीयर है, बॉल है, ठीक है, अगर हम इसे हीट किए तो बड़ा सा स्फीयर में बदल गया, तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम, तो इसे बोलेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या कौन सा पार्ट जो है एक्सपेंड कर रहा है, उसके ऊपर हम लोग इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ चेंज होगा, एरियल एक्सपेंशन में एरिया चेंज होगा, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करेंगे तो उसमें वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, यस सर। तो एक एक करके अब सबके बारे में देखेंगे। लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन में क्या चेंज होगा, तो लेंथ, नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या चेंज होगा, लेंथ, यानी कि हम लोग रॉड, वायर, इस सब का बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर में जैसा कि बोले रेलवे ट्रैक, तो बचपन से पढ़ते आए होंगे कि रेलवे ट्रैक जो होते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, पुल बनता है,
पुल या फिर कोई भी लोहे का कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पे भी थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है इसी एक्सपेंशन की वजह से। क्योंकि अगर ठंडे के दिन में बनाए हैं तो गर्मी के दिन में वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा है, ये एक दूसरा वही रेलवे ट्रैक है, अगर हम बीच में गैप नहीं देंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा जब एक्सपेंड करेगा तो, लेकिन गैप है तो इधर बढ़ा ये इधर बढ़ा, ऐसा मिलके शांत रहे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब देखते हैं वही लीनियर एक्सपेंशन कि कितना होगा क्या होगा। कहानी में तो हम जान गए, लेकिन मैथमेटिकली कितना क्या होगा तो देखते हैं। एक हमने ऐसा रॉड ले लिया एल लेंथ का, ठीक है, टेम्परेचर इनिशियल रखा है टी नॉट। लेट से हम टेम्परेचर को टी नॉट प्लस डेल्टा टी बढ़ा दिए। उस समय हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो लेंथ है वो एल प्लस डेल्टा एल हो गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है, हम इसमें अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, ना ही हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो पहले से किया हुआ है उसी को सीख रहे हैं। जब हमने टेम्परेचर को टी नॉट से 2 डेल्टा टी बढ़ा दिया तो हमने क्या देखा कि इसका लेंथ भी वैसा ही बढ़ा, यानी कि एल प्लस 2 डेल्टा एल हो गया। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिल रहा है कि जो चेंज इन लेंथ होगा वो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होगा। यस सर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट अगर किसी ने किया तो उससे इस ऑब्जर्व करा कि इस ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता चला कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट कर रहे हैं और टेम्परेचर डबल, यानी जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा हमारा चेंज इन लेंथ होगा। ठीक है, फिर चलो देखते हैं कि अगर हम एक मटेरियल लिए एल लेंथ का, दूसरा मटेरियल लिए 2L लेंथ का, ये भी टी नॉट टेम्परेचर पे और ये भी टी नॉट टेम्परेचर पे। अब क्या किए कि सेम टेम्परेचर दोनों में बढ़ा दिए, तो देखे क्या कि इसका जो लेंथ है एल प्लस डेल्टा एल आया, और इसका जो टेम चेंज आया वो हमें मिला कितना, 12 प्लस 2 डेल्टा एल। ठीक है, तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व करने मिल रहा है कि हम दोनों केस में लेंथ चेंज करे थे, टेम्परेचर सेम चेंज था, तो जो भी इनिशियल लेंथ है उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, सर ये वाला बात फिर से एक बार सर। जैसे कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि टी नॉट टेम्परेचर पे दो मटेरियल लिए, एल लेंथ का और 12 लेंथ का। अब हम क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ा दिए डेल्टा टी से, दोनों का सेम टेम्परेचर बढ़ा है, तो हम क्या ऑब्जर्व किए कि इसका जो चेंज आया वो डेल्टा एल आया और इसका जो चेंज आया वो कितना आया, 2 डेल्टा एल आया। ठीक है, तो यस यहाँ सर। हमें क्या में पता चल रहा है कि जो चेंज इन लेंथ है वो इनिशियल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम दोनों को कंबाइंड करें तो हमें क्या मिला कि जो चेंज इन लेंथ है वो एल इंटू डेल्टा टी होगा। अच्छा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल जहां भी कहीं हटाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हम बोलेंगे अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा को बीच में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे, ये प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा हमें मिल रहा है डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी। यूनिट अगर हम देखें तो पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री केल्विन मिलेगा। ठीक है, ये जो अल्फा होता है इसका नाम हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ
लीनियर यूज कर रहे हैं तो लीनियर एक्सपेंशन या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोल देते हैं, ठीक है। ऑल्सो डेल्टा एल जो लिखे हैं वो क्या है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल ही है, चेंज ही है, हम इसे एल माइनस एल नॉट कर सकते हैं। एल हम बोल रहे हैं फाइनल लेंथ और एल नॉट इनिशियल लेंथ, तो यहाँ से हमें ये मिल रहा है कितना, एल इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एल इजकल टू एल नॉट इनिशियल होगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। याद करो ये रेजिस्टेंस का भी ऐसा फॉर्मूला आया होगा 10th क्लास में, आर इजकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या रो इजकल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद है। हेलो, यस सर। सब सो गया क्या, अखिल बोल रहा है, नो सर। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे अल्फा जो है भले ही कांस्टेंट है, यानी कि शॉर्ट रेंज के लिए ये हम कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन कभी कभी ये वेरिएबल भी रहता है, यानी कि वेरिएशन ऑफ अल्फा, ये जनरली एडवांस में पूछा जाएगा, मेंस में नहीं पूछा जाएगा। तो वेरिएशन ऑफ अल्फा विथ, पहला अगर डिस्टेंस रहा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि अल्फा जो है फंक्शन ऑफ कुछ एक्स दे रखा होगा, तो इस केस में हम कैसे यूज करेंगे ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या दिखता है कि ऐसा ही होता है, जब भी वेरी करेगा तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ओरिजिन है, तो यहाँ से एक्स गए, यहाँ पे डीएक्स एलिमेंट लिए, ऐसा ही काम करते हैं, यस। ठीक है। तो ऐसा रहेगा, तो इस केस में हम बोलेंगे इसके लिए चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो डीएल लिखेंगे अल्फा इंटू एक्स डीएक्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, तो डेल्टा टी बाहर आ जाएगा, अल्फा एक्स डीएक्स बचेगा, ठीक है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक ही बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि दो दो डेल्टा आ रहा है तो कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड, लेकिन कभी कभी ऐसा बोल सकता है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो, यानी कि अल्फा जो हो फंक्शन ऑफ, मान लेते हैं टेम्परेचर दे रखा हो, तो इस केस में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन रहेगा, यहाँ लेंथ रहेगा, यहाँ डेल्टा टी, तो यहाँ पे लेंथ जो होगा हमारा वो तो फिक्स होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिए हैं, तो एल बाहर आ जाएगा, अल्फा टी डी टी बचेगा, क्लियर है। तो अगर कभी ऐसा आता है, कभी कहीं दिख जाए, तो इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से आगे एरियल एक्सपेंशन, फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन, फिर उस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, तो सारी चीज देखेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यस नेक्स्ट सर। क्लास में हम लोग का ये थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। सर इसका बुकलेट नहीं बना। हाँ, मिल जाएगा एक दिन। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।